आज की कक्षा में हम अपनी हिंदी पुस्तक युवक भारती का ब्लॉग लेखन का पाठ का भाग 4 देखेंगे। लेखक हैं प्रवीण बद्रापुरकर जी और लेखक ने हमें यहाँ पर ब्लॉग लेखन का एक उदाहरण दिया है। महात्मा गांधी जीने की प्रेरणा देने वाला महामानव। यह हम आधा पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। आज हम आगे का पढ़ेंगे। पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। प्रयुक्त, सम्मिलित, आदर सूचक, सम्मान सूचक, मामूली, साधारण, वंदनीय, वंदना या पूजा करने योग्य, धर्म निरपेक्ष, जो किसी धर्म की तरफदारी न करे, विश्व, संसार, दुनिया, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, ग्रस्त, जकड़ा हुआ, संकल्पना, धारणा, कल्पना, संबोधित, पुकारना, फकीर, भिखारी, सम्मुख, सामने, प्रयास करना, कोशिश करना। आइए अब पाठ की तरफ चलते हैं। हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि गांधी जी सबको अपने जैसे लगते थे। निर्धन से निर्धन व्यक्ति को ऐसा लगता था कि वह उनमें से ही एक है और साथ ही साथ मेरे बापू शब्द से उन्हें सभी संबोधित करते थे। किसी मामूली फकीर की तरह जीवन जीने वाले महात्मा गांधी के सम्मुख बड़े से बड़े धनवान भी शीश नवाते थे। वो खुद तो बिल्कुल फकीरों जैसा, गरीबों, भिखारियों जैसा जीवन जीते थे, परंतु उनका तेज, उनका प्रताप ऐसा था कि बड़े से बड़े धनवान भी उनके आगे शीश नवाते थे। इसलिए धनवान हो या निर्धन, सभी के लिए महात्मा गांधी वंदनीय हैं। तो इसीलिए सभी, कोई उच्च कोटि का हो या निम्न वर्ग का हो, सभी के लिए महात्मा गांधी पूजनीय थे। महात्मा गांधी का एकमात्र धर्म था मानवता। जो उनमें सबसे अच्छी बात थी वह सभी मानवों को समान समझते थे। वह ऊपर नीचे, जातियों में, धनवान गरीब, उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। उनका तर्क था कि सब मानव एक समान है। वे पूर्णतः धर्म निरपेक्ष थे। वो किसी एक धर्म में यकीन नहीं रखते थे, तरफदारी भी नहीं करते थे। राजनीति के संदर्भ में भी उनकी यही भूमिका थी। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी मात्र भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए वंदनीय है। अहिंसा के पुजारी, यह शब्द का मतलब समझिए कि वह हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। वह शांति, सद्भाव में भरोसा रखते थे और उनकी यह बात न सिर्फ भारत बल्कि विश्व इस बात को मानता है। आज भी विश्व के कई देशों में गांधी जयंती के अवसर पर उनके जीवन दर्शन को याद किया जाता है। उनके क्या लाइफ स्किल्स थे, उनके क्या वैल्यूज थे लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए, आज भी उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें पूरे विश्व में याद किया जाता है। उनके विचारों को हम प्रत्यक्ष में उतार नहीं सके, इसलिए हमारे देश का प्रत्येक शहर नगरीय समस्याओं से ग्रस्त है। बहुत सटीक बात यहाँ कही है लेखक ने कि जो उनके विचार थे हम अपने जीवन में उतार नहीं पाए उन्हें, इसीलिए आज भी हम शहर में, नगरों में अपने देश के कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हरिजन पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी ने शोषण विरहित समाज का विचार प्रस्तुत करने के लिए आदर्श ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत की।
उन्होंने एक पत्रिका में वह लिखते थे जिसका नाम हरिजन था। उन्होंने उसमें अत्याचार बिना, अत्याचार से रहित, शोषण न हो समाज में किसी का, ऐसे आदर्श ग्राम, ऐसे आदर्श देश की संकल्पना प्रस्तुत की थी, धारणा प्रस्तुत की थी। जुलाई 1942 के हरिजन अंक में महात्मा गांधी जी ने यही संकल्पना प्रस्तुत करते हुए गांव की ओर चलो का विचार लोगों के सम्मुख रखा। वह इस बात में बहुत मानते थे कि गांव की ओर चलो, गांव का अगर हमारा किसान खुश है, अगर हमारे गांवों की तरक्की हो गई तो हमारे देश की तरक्की हो जाएगी। और यही संकल्पना, यही विचार वह लोगों के सम्मुख रखते थे। साथ ही उन्होंने गांव को स्वयं पूर्ण होना चाहिए। गांव को स्वयं पूर्ण होना मतलब आत्मनिर्भर होना चाहिए, यह संदेश भी दिया था। उनका कहना था कि गांव के लोगों को अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, लोग पलायन करते हैं शहरों की तरफ क्योंकि गांव में आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, गांव में हर चीज उपलब्ध नहीं है, गांव में आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, तो लोग शहरों की तरफ भागते हैं। तभी उन्होंने 150 वर्ष पहले ही कह दिया था कि हमारे गांव के लोगों को परिपूर्ण होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि शहरों की तरफ मुंह नहीं करना पड़े। और इतना ही नहीं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही साथ एक दूसरों को सहयोग भी करना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि एक इंसान अगर परिपूर्ण है तो वह नहीं चाहता कि दूसरा भी तरक्की करे, उन्नति करे। तो यहाँ पर सहयोग की भावना का उन्होंने निरूपण किया। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और इसके लिए वे क्या सुझाव देते थे? वे सुझाव देते थे कि कपास की फसल लेते हुए उससे सूत काटे तथा स्वयं चरखा चलाते हुए कपड़ों की आवश्यकताओं को पूर्ण कीजिए। वह नहीं चाहते थे कि हम अंग्रेजों के ऊपर अपने वस्त्रों के लिए आश्रित हों। हमारे देश का पैसा बाहर के देश आयात निर्यात ज्यादा करके, आयात कम करके हम अपने आप आत्मनिर्भर बने कि कपास की फसल लेते हुए उससे सूत काटें, पहले खुद धागा बनाएं और फिर खुद ही चरखा चलाते हुए अपने कपड़ों की आवश्यकताओं को पूर्ण करें। महिलाओं से उनका कहना था कि सूत कताई कर कपड़े बनाएं, गांव के लोगों को बेचें और अर्थार्जन कर अपने पैरों पर खड़े रहें। अब आप ये बात देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात उन्होंने कब से कही है कि महिलाएं भी अपने पैरों पर स्वयं खड़ी रहें, अपना अर्थार्जन खुद करें, खुद कमाएं। गांधी जी के शिक्षा के संदर्भ में भी विचार बहुत महत्वपूर्ण है। गांव में प्राथमिक शिक्षा को भी उन्होंने अनिवार्य माना। तो न सिर्फ उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण दिया, पर शिक्षा, पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली के विषय में भी उनके विचार बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। गांव में वह चाहते थे कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो जाए, जो आज भी यह लागू है हमारे देश में कि प्राइमरी लेवल की प्राथमिक शिक्षा बच्चों को अवश्य दी जाए। तो उन्होंने यह बात भी तभी कह दी थी। वर्धा जिले के सेवाग्राम तथा अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे बने आश्रम में महात्मा गांधी बहुत समय तक रहे। उस
समय ये दोनों आश्रम शहरी क्षेत्र में नहीं थे। मिट्टी से जुड़ना गांधी जी को अपेक्षित था। तो जब वह वर्धा जिले में सेवाग्राम तथा अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम, जो आज भी हैं और वहां पर बहुत लोग जाते हैं देखने के लिए, बहुत ही सुंदर उनका आश्रम है साबरमती नदी के किनारे, तो वहां वो बहुत समय तक रहे। और यह दोनों आश्रम उन्होंने शहरों में नहीं बनाए थे, वह गांव की मिट्टी से जुड़ना चाहते थे, और यही हम गांधी जी से अपेक्षा करते हैं। आज भी असंख्य लोगों के लिए ये दोनों आश्रम मानवतावादी जीवन जीने के प्रेरणा स्रोत हैं। आज भी मैंने आपको बताया, कई लोग उन आश्रम में जाते हैं और वह आश्रम जाने से उन्हें जीवन जीने के नए राह मिलती है, अपने लक्ष्य समझ आते हैं, खुद को कैसे मानव बनाएं और कैसे अपने अंदर मानवता का खत्म न होने दे, मानवता उनके अंदर जीवित रहे। यह जीवन जीने का प्रेरणा स्रोत है उनका आश्रम। जिस तरह महात्मा गांधी ने शांति और अहिंसा का समर्थन किया, उसी तरह वे निर्भय बने रहने के प्रति आग्रही थे। देखिए, न सिर्फ वह कहते थे कि अहिंसा और शांति को अपनाओ, साथ ही साथ वह यह भी कहते थे कि किसी से भयभीत होने की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है अगर हम सही हैं। वह आग्रह करते थे कि निर्भय बनो। निर्भय होने का अर्थ स्वयं सिद्ध अथवा स्वयं तैयार रहना है। निर्भय होना उनके लिए क्या था कि हर परिस्थिति के लिए स्वयं को एकदम तैयार रखो, सतर्क रहो। इस बात को बिना किसी भांति भ्रम के समझ लेना आवश्यक है। तो लेखक कहते हैं कि किसी तरीके की यहाँ पर भ्रांति न रखिए अपने मन, इस बात को समझिए। महात्मा गांधी का अहिंसा का मूल मंत्र विश्व को मोहित करने वाला सिद्ध हुआ। न सिर्फ भारत में बल्कि सारी दुनिया ने उनके अहिंसा के मूल मंत्र को अपनाया और वह सबके लिए बड़ा ही प्रेरणादायी था। आज भी संसार में कहीं हिंसा या क्रूरता की ज्वालाएं धधक उठती हैं तो लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं। कहीं भी अगर हिंसा की बातें होती हैं या कहीं लोग किसी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, क्रूर व्यवहार कर रहे हैं, तो सदैव ही सदा ही महात्मा गांधी को याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। आज भी उनका नाम मानवता का दर्शन तथा मनुष्य के परस्पर द्वेष न करने का संदेश का स्मरण हो आता है। आज भी जब हमें कहीं मानवता की मूर्ति का दर्शन करना होता है या मनुष्य को एक दूसरे से नफरत नहीं पालनी चाहिए, इस संदेश को याद करते हैं, तो महात्मा गांधी को भी अवश्य ही स्मरण का याद उनकी आ जाती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए मैं लगभग 25 वर्ष नागपुर में रहा। नागपुर से 1.5 घंटे की दूरी पर वर्धा जिला है। आगे कहते हैं हमारे लेखक कि पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उसे लगभग 25 वर्ष नागपुर में रहना पड़ा और यहाँ से कुछ ही दूरी पर 1.5 घंटे की दूरी पर वर्धा जिला था। इसी जिले में महात्मा गांधी के चरण कमलों से पुनीत हुआ सेवाग्राम उनका आश्रम था, जहाँ पर महात्मा गांधी जी रहते थे। साल भर में 2-3 बार वहां जाकर पेड़ के नीचे 1-2 घंटे शांति से बैठकर पढ़ने में आनंद और प्रेरणा की अनुभूति मिलती है। देखिए, आज भी अगर हम सेवाग्राम आश्रम जाते हैं और उस
पेड़ के नीचे बैठते हैं जहाँ बैठकर गांधी जी चिंतन करते थे, तो उस जगह पर आज भी आनंद और प्रेरणा का एहसास ऐसा महसूस होता है कि गांधी जी हमारे आसपास ही हैं और हमें प्रेरित कर रहे हैं। यह लेखक का अनुभव रहा है। विभिन्न सेवा प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी विविध विषयों पर संवाद स्थापित करने हेतु मेरे पास आते हैं। तो देखिए, बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं सेवा के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसको हम कहते हैं, उसके विद्यार्थी बहुत सारे विषयों पर, बहुत सारे संदर्भों पर इनके साथ आकर डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पर। उन युवाओं को लेकर मैं विविध विषयों पर चर्चा करने इस आश्रम में जाया करता। आज तक भी उस आश्रम में गांधी जी की पॉजिटिविटी, सकारात्मकता फैली हुई है। तो लेखक अपने साथ कुछ युवाओं को लेकर वहां पर कई तरीके के विषयों पर जाकर संवाद करते थे। सेवाग्राम की जमीन, वहां की मिट्टी का प्रत्येक कण गांधी जी के पद स्पर्श से पुनीत हुआ है। न सिर्फ वहां की जमीन यानी पृथ्वी पर पूरी की पूरी मिट्टी का हर एक कण गांधी जी के ऐसे लगता है कि चरणों को स्पर्श करके पावन हो गया है, ऐसा महसूस होता है। इस पुण्य भूमि में होने वाली इन चर्चाओं को मानो गांधी जी सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज भी उनकी उपस्थिति वहां पर है और गांधी जी वह सब चर्चाएं जो हम कर रहे हैं बैठकर सुन रहे हैं। इस भावना से हम अभिभूत हुआ करते हैं। ऐसे लगता है कि हमारा रोम रोम प्रसन्न हो जाता है, गांधी जी हमारे आसपास ही बैठे हैं। पत्रकारिता के बहाने देश विदेश में मेरा भ्रमण चलता रहा। किसी भी देश के विश्वविद्यालय या सामाजिक संस्था में जाता हूँ तो मैं अपना परिचय देते हुए कहता हूँ कि मैं महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के सेवाग्राम तथा पवनार की भूमि से आया हूँ। देखिए, लेखक क्या कह रहे हैं कि आज भी वह देश विदेश जाते हैं भ्रमण करने, जिसे हम कहते हैं घूमने। तो वह किसी भी विश्वविद्यालय या सामाजिक संस्था में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को जब अपना परिचय देते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं महात्मा गांधी और विनोबा भावे के सेवाग्राम तथा पवनार भूमि से आया हूँ। उन्होंने अपना परिचय ही इस प्रकार देना शुरू कर दिया। आगे जाने से पहले इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। पुनीत, पावन, अनुभूति, एहसास, विविध, अलग अलग, तरह तरह के, जमीन, पृथ्वी, कण, बिंदु या बूंद, पद स्पर्श, चरण छूना, अभिभूत, भाव विभोर हो जाना, भ्रमण करना, विचरना, यात्रा पे जाना, सामाजिक, समाज से जुड़े, परिचय, पहचान को बोलते हैं परिचय। अगला देख लेते हैं, अर्थार्जन, अर्थ को अर्जन करना, पैसा या धन कमाना, अनिवार्य, महत्वपूर्ण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपल्सरी है, अनिवार्य है, जरूरी है, निर्भय, बिना डरे, भ्रांति, भ्रम, संदेह या शक हो जाना किसी के ऊपर, भ्रांति भ्रम कहते हैं उसे, भ्रांति हो जाना, मूल मंत्र, मूल तत्व को कहते हैं, स्मरण, किसी को याद करने को स्मरण करना कहते हैं,
पावनार एक ऐतिहासिक गांव है वर्धा के पास, जहाँ पर विनोबा भावे जी और महात्मा गांधी जी थे। तो वो पावनार एक ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पर हमने ब्लॉग का अंतिम भाग देख लेते हैं। ऐसा परिचय होने पर मेरा स्वागत और आतिथ्य अत्यंत सम्मान पूर्वक हुआ। किस लिए उसका स्वागत और आतिथ्य सम्मान पूर्वक हुआ? क्योंकि वह आचार्य विनोबा भावे तथा महात्मा गांधी के धाम सेवाग्राम तथा पावनार की भूमि से आया था, इसलिए उसका बहुत ज्यादा आतिथ्य अथवा स्वागत हुआ। मैं जिन जिन देशों में गया हर जगह महात्मा गांधी के प्रति उनकी आत्मीयता तथा स्नेह मुझे प्रतीत हुआ। तो लेखक जहाँ जहाँ गए उन हर देश में लोग महात्मा गांधी को पहचानते थे, उनसे परिचित थे और उनके प्रति, महात्मा गांधी के प्रति उनकी आत्मीयता तथा स्नेह उन्हें दिखाई दिया। जर्मनी की एक यात्रा के बीच अमानवीय अत्याचारों के जो यातना घर हैं, उन्हें देखने का अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। घूमते घूमते यात्रा करते करते लेखक जर्मनी गए, तो वहाँ उन्होंने पशुओं जैसा व्यवहार, इतना ज्यादा अमानवीय, जो मानव का कार्य नहीं है, ऐसे उन्होंने यातना घर देखे। यातना घर वह जगह है जहाँ पर लोगों पर यातना या अत्याचार किया जाता है। उन्हें देखने का अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। यहूदी, जिन्हें ज्यूज भी कहा जाता है, लोगों को जहाँ क्रूर और अमानवीय यातनाएं दी गई थी, ऐसी जगहें आज तक हैं जहाँ पर ज्यूज को बहुत ही क्रूरता से और अत्याचार करते हुए उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई थी। ये जो यातना घर बने हुए हैं, उनकी यातनाओं के स्मारक हैं, जहाँ वह जगह आज तक संभाल के रखी गई है। उन यातना घरों में दी गई यातनाएं और अत्याचारों की कहानियां क्रूरता की परिसीमा को भी लांघ जाती हैं। तो यहाँ पर जो उन्होंने दृश्य देखे, जो यातनाएं और अत्याचार की कहानियां लोग सुनाते हैं, उससे भी, उस दायरे को भी लांघकर इतनी क्रूरता, इतनी ज्यादा वहाँ पर दुख और दर्द लेखक ने देखे। उन यातना घरों को देखते समय हम अंतर बाह्य टूट जाते हैं। लेखक कहते हैं कि उन यातना घरों को देखने से हमें इतना कष्ट पहुंचता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा दिल टूट चुका है। हमें अंदर से बाहर तक उन यातना घरों को देखकर कष्ट होता है। ऐसे ही एक यातना घर को देखते समय हमारे आगे चलने वाली एक जर्मन महिला की आंखों में आंसू आ गए। देखिए, ये यातना घर जब आप देखते भी है ना, आप तो वहां पर आप महसूस करेंगे कि लोगों पर कितना अत्याचार किया होगा, वह किस दुख, किस दर्द से गुजरे होंगे। और तो उनके साथ में एक जर्मन महिला चल रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वह सहन नहीं कर पा रही थी उन यातना घरों के दृश्यों को। जैसे उसके ही किसी रिश्तेदार को इन अत्याचारों को शिकार होना पड़ा था। चलते चलते हमारे बीच की दूरी कम हो गई। वह महिला ऐसे रो रही थी जैसे कि उसके किसी रिश्तेदार को इन अत्याचारों से गुजरना पड़ा हो। और जब वह चल रहे थे तो धीरे धीरे उनके बीच की, उस महिला के साथ उनके चलने की दूरी कुछ कम हो गई।
मैं अपने साथी के साथ हिंदी में वार्तालाप कर रहा था, तो जब वह अपने साथी से बात कर रहे थे तो शायद उस महिला के कानों में लेखक की आवाज पहुंची। उसे सुनकर उस महिला ने मुझसे पूछा, आप भारतीय हैं? मेरे हाँ कहने पर वह कहने लगी, इसका मतलब आप महात्मा गांधी के देश से आए हैं। देखिए, उस महिला का पहला प्रश्न यह पूछना कि क्या आप भारतीय हैं, और दूसरा प्रश्न जब उसने हाँ सुना तो उसका यह कहना कि आप महात्मा गांधी के देश से आए हैं। देखिए, उस समय डिजिटल दुनिया इतनी जागृत नहीं थी, उसके बावजूद दूसरे देशों के लोग हमारे देश के किसी महानुभाव को पहचाने, यह बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ के लोग महात्मा गांधी को पहचानते थे। तो उसने आगे कहा कि आप क्या महात्मा गांधी के देश से हैं? तो लेखक ने कहा, सेवाग्राम आश्रम से हूँ। जी हाँ, मैं तो उसी आश्रम में रहता हूँ जहाँ महात्मा गांधी जी रहे हैं। सच? आश्चर्यचकित होकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और गदगद होकर कहने लगी। वह औरत इतनी उत्साहित हो गई कि उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, लगता है जैसे मैंने उस भूमि को स्पर्श कर लिया है। उसने जब लेखक का हाथ अपने हाथ में लिया तो उसे ऐसा लगा कि उसने सेवाग्राम की भूमि को स्पर्श कर लिया, उस भूमि को स्पर्श कर लिया जहाँ महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष रहे हैं। इसके बाद हम आपस में बातचीत करते रहे। उसके दादाजी तथा माँ को उन अत्याचारों का शिकार होना पड़ा था। देखिए, उस यातना घर को देखते ही वह स्त्री इतनी विचलित इसलिए हो गई थी क्योंकि उसके दादा तथा माँ को उन अत्याचारों का शिकार होना पड़ा था। यह लेखक को उससे बात करते पता चला। इसके बाद हम आपस में बातचीत करते रहे। उसके परिणामतः वह, देखिए, उसके दादाजी और उसकी माँ को क्योंकि इन अत्याचारों को शिकार होना पड़ा था, इस वजह से परिणामतः वह बचपन में ही बेघर और अनाथ हो गई थी। वह महिला, उस महिला ने महात्मा गांधी को पढ़ा था। लुई फिशर द्वारा लिखित गांधी जी की जीवनी उसके व्यक्तिगत पुस्तकालय में थी। तो उस महिला ने महात्मा गांधी के लिखे हुए कई पत्र और किताबें पढ़ी। तो उन्होंने लुई फिशर द्वारा एक गांधी जी की जीवनी लिखी गई थी जो उसके निजी पुस्तकालय में थी, वह भी पढ़ी। तो वह उससे बहुत ज्यादा, उनके लिखे हुए से बहुत ज्यादा, उनके कहे हुए, उनके संदेशों से बहुत ज्यादा प्रभावित थी यह महिला। अंत में विदाई के दौरान उसने कहा, आपके देश में महात्मा गांधी जैसे महामानव अवतीर्ण हुए, इसलिए आपके माता पिता ऐसी क्रूरता से बच गए। बहुत ही दुखद बात यह महिला ने लेखक से कही, क्योंकि आपके देश में एक महामानव उत्पन्न पैदा हुए थे जिन्होंने अहिंसा का संदेश दिया था, इसीलिए आपके माता पिता ऐसी क्रूरता से बच गए, क्योंकि हमारे देश में कोई ऐसा महामानव नहीं था जो लोगों को अहिंसा का संदेश देता, अहिंसा का पाठ पढ़ाता। इसीलिए मेरे माँ और दादा ने इतना ज्यादा अत्याचार सहा। उस समय गांधी जी के विचारों से अभिभूत वास्तविक मानवता के दर्शन हुए और महात्मा गांधी जैसे महामानव के सम्मुख में नतमस्तक हो गया। उस क्षण लेखक को महसूस हुआ कि महात्मा गांधी कितने महान थे, उनके विचार कितने महान थे और लोग कैसे उनके विचारों में मानवता के दर्शन करते हैं। और यह महामानव हमारे देश की धरती पर पैदा हुए, हम कितने भाग्यशाली हैं। और लेखक तुरंत
उनके आगे नतमस्तक हो गया, अपना सिर झुका लिया उसने। इसलिए मैं लिखता हूँ और कहता भी हूँ कि मानवता के पुजारी महात्मा गांधी के भारत में जन्म लेने पर मुझे गर्व है। और अंत में अपने ब्लॉग में लेखक कहते हैं कि इसलिए ही मैं लिखता और कहता भी हूँ कि मानवता के पुजारी महात्मा गांधी हमारे देश में जन्म लेकर आए। उन्होंने हमारी भूमि को पावन किया और हमारे देश को अहिंसा, सद्भाव और कई सारे संदेश दिए, मानवता के दर्शन कराए, और इस बात पर मुझे गर्व है। कठिन शब्द देख लेते हैं। आतिथ्य, मेहमान नवाजी, आत्मीयता, अपनापन, अमानवीय, पशु जैसा, परिसीमा, दायरा, सीमा से दायरे से परे, उसके भी आगे, वार्तालाप, बातचीत, स्पर्श, छूना, बेघर, बिना घर के, अवतीर्ण, पैदा या उत्पन्न होना, नतमस्तक, सिर झुकाना, गर्व, गौरव महसूस करना। तो इसके साथ ही हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। हमने ब्लॉग लेखन के बारे में जाना, साथ ही साथ उसका उदाहरण भी देखा। अब हम अगली कक्षा में स्वाध्याय करेंगे। तब तक आप